स्टूडेंट्स, मैं सब डॉक्टर अनीता कोठारी। बच्चों, अपन ने शुरू किया था संयोजकता बंध सिद्धांत वाला चैप्टर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो हमने पढ़ा था। उसकी जो पॉस्टुलेट्स थी वो मेन पॉस्टुलेट्स आपको एक बार रिमाइंड करा के फिर मैं आऊँगी लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियों पे। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि जो संयोजकता कक्ष के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में युग्मित होकर के बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ओके, बॉन्ड फॉर्मेशन किससे होता है कि जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर अप होते हैं, आपस में युग्मित होते हैं और बंध का निर्माण होता है। गॉट इट? तो अब इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कह रही है कि जो वैलेंस शेल है उसी के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, इसके अलावा वो आपस में पेयर अप होंगे और इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। राइट? अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड, और तीन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो इसी पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए अब आप आते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। ओके, तो सबसे पहली जो कमी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो ये है कि दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ध्यान से सुनिएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ये जो सिद्धांत है वो उन अणुओं का बनना नहीं समझाता जिसमें कि विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन, ओके, फॉर एग्जाम्पल हीलियम मॉलिक्यूल आयन, N, है ना। आप ये सब देखिए कि इसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है। किस तरह से? जैसे अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लूंगी मैं तो आपको पता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। लेकिन अगर मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन लिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम, यानी कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। सिमिलरली अगर हम मैं हीलियम मॉलिक्यूल लेती हूँ, है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर पूरा एक पेयर बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर इसमें है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इसी तरह से एनो में भी आप देखो कि 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रखा हुआ है। राइट? तो अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सबसे पहली जो बात है वो ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो ये कहती है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो हमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। कैसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन? कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का हो, और वो आपस में पेयर अप हो और इस तरह से एक सिंगल बॉन्ड बने, है ना। इस तरह से एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो, है ना। तो इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। लेकिन जो हम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हम कैसे बताएंगे? क्यों? क्योंकि उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो किस तरह से बॉन्ड बनाएगा? राइट? सो द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज दैट कि दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ओके, सेकंड पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कांट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी ये सिद्धांत हमें सहसंयोजक बंध का बनना नहीं समझाता। This theory cannot explain the formation of coordinate bond. Formation of coordinate bond, सहसंयोजक बंध, है ना। दिमाग में सोचिए जरा, ये कैसे? आपको पता है कि जो उपसहसंयोजक बंध है वो कैसे बनता है? जिसमें कोई लिगेंड अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे मेटल, इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट, पता है ना, उससे संयोजक बंध कहते हैं ना। अब आप देखिएगा अगेन वही बात हमारे सामने आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है? देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कि जो 2 बॉन्डेड एटम है उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का होना चाहिए और वो पेयर अप होकर एक बॉन्ड बनाना चाहिए। राइट? जबकि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन दे रहा है? एक ही लिगेंड दे रहा है मेटल को। राइट? सो अगेन दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यह उपसहसंयोजक बंध का बनना नहीं समझाती। Then the third point, this theory can't explain the paramagnetic nature of, this theory cannot explain the paramagnetic nature of ऑक्सीजन एंड बोरोन मॉलिक्यूल, यानी ये सिद्धांत हमें ऑक्सीजन और बोरोन अणु के जो अनुचुंबकीय व्यवहार है उसको भी नहीं समझाती, है ना। आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को समझने की कोशिश करिए। आप देखेंगे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, इसमें डबल बॉन्ड होता है। पता है ना सबको कि अगर हम ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको पता है इट इज 1s2, ओके, 2s
2 and this one is 2p this one, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि डबल बॉन्ड बनाता है, राइट। तो अब ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो डबल बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर अप हो गए हैं, है ना, कि इसका सिंगल बॉन्ड इसके सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो गया और इसका सिंगल इसके साथ पेयर अप हो गया, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है तो इस अणु को क्या होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए। लेकिन ऑक्सीजन और बोरोन मॉलिक्यूल प्रतिचुंबकीय नहीं होकर के अनुचुंबकीय होते हैं। तो वो क्यों है ये हमें इस सिद्धांत से पता नहीं चलता। ओके, देन द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज दिस थ्योरी कांट explain the extra stability of nitrogen molecule। यह सिद्धांत नाइट्रोजन अणु के अति स्थायित्व को नहीं समझाता। आपको पता है कि नाइट्रोजन है बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। इट इज जस्ट लाइक इनर्ट गैसेस, है ना। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में इनर्ट गैसेस होती है वो उसमें मिक्सअप रहता है। और शुरू में अगर आपको ध्यान हो तो जब नोबल गैसेस की खोज की गई थी तो ये पहचाना बड़ा मुश्किल था कि उसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट थी, है ना। क्यों? बिकॉज इट इज एज इनर्ट एज द इनर्ट गैसेस। दैट मीन्स कि ये रिएक्टिव नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो क्या कारण है कि नाइट्रोजन इतनी ज्यादा स्थायी है, उसके अति स्थायित्व को यह नहीं समझाता। आगे जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेंगे तब आप देखिएगा कि हमें ये बताएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होता है और इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल, राइट। लेकिन ये चीज हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझाता। Got it? So this is the fourth limitation of valence bond theory. Now come to the fifth limitation, है ना। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगेन कि देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और उससे सहसंयोजक बंध बनता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज हम H मॉलिक्यूल ले रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह से ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बना, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बना, है ना। अब जैसे सपोज मैं HCl की बात करूं, है ना, तो आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, राइट। बट यू नो दैट देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इनकी विद्युतीयता में अंतर होता है। क्लोराइड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि किसी सहसंयोजक बंध में कितना आयनिक गुण है, ये हमें ये सिद्धांत नहीं बताता। गॉट इट? कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है, जरूरी नहीं कि वो 100% कोवलेंट हो, उसमें आयनिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है ना। तो उसमें कितना परसेंट आयनिक प्रॉपर्टी है ये हमें इस सिद्धांत से पता नहीं चलता, राइट। सो दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवलेंट बॉन्ड। यानी हमें ये सिद्धांत ये नहीं समझाता कि किसी सहसंयोजक बंध में कितना प्रतिशत आयनिक गुण है, राइट। Then the next limitation 6 point, आपने ये देखा होगा कि हाइड्रोजन जैसे छोटे से मॉलिक्यूल को मैंने 4 स्ट्रक्चर बनाए थे ना। कौन कौन से याद करिएगा? पहले तो मैंने 2 बनाए थे कोवलेंट स्ट्रक्चर, रिमेंबर। जैसे सपोज ये हाइड्रोजन एटम A है, ये हाइड्रोजन एटम B है, और सपोज 1 है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम A का और 2 है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम B का, है ना। तो मैंने आपको बताया कि ये जो सिद्धांत है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट इज ड्यू टू हिटलर एंड लंदन एंड पॉलिंग एंड स्लेटर, है ना। तो हिटलर और लंदन ने सबसे पहले 2 सहसंयोजक संरचनाएं दी थी, कोवलेंट स्ट्रक्चर्स दिए थे, और वो स्ट्रक्चर्स ये हैं कि हाइड्रोजन एटम A के पास उसका इलेक्ट्रॉन 1 है और हाइड्रोजन एटम B के पास में उसका अपना इलेक्ट्रॉन 2 है, राइट। फिर उसने ये कहा कि ये भी संभव है। क्या संभव है बताइए? कि A के पास में इलेक्ट्रॉन आ जाए B का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ गया? A के पास में, है ना, और B के पास में किसका इलेक्ट्रॉन आ गया? A। गॉट इट? यानी यह भी एक सहसंयोजक संरचना है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन है। रिमेंबर, 1 and 2 are not the numerical value. This simply represents the electron of hydrogen atom A and hydrogen atom B respectively. Okay? तो आप यहाँ देखेंगे A के पास उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, B के पास उसका अपना इलेक्ट्रॉन है ना। और ये भी पॉसिबल है कि A के पास B का इलेक्ट्रॉन आ जाए और B के पास A का इलेक्ट्रॉन आ जाए, राइट। तो आपने क्या देखा कि these are the canonical structures। क्या है? ये अनुनादी संरचनाएं हैं, एंड बोथ आर द
कोवलेंट स्ट्रक्चर, दोनों क्या है, सहसंयोजक संरचना है, कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, है ना। देखिए आप किसी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है ना। और आपको अच्छे से पता होगा, आप तब जब मैंने वीपीटी पढ़ाया था, क्या होता है कि आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन लूज इट आइडेंटिटी, इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान को खो देता है, बट एटम कीप इट्स आइडेंटिटी, लेकिन एटम यानी परमाणु अपनी पहचान को रखता है, राइट। नाउ आप, ये था हिटलर और लंदन ने जो सजेस्ट किए थे वो स्ट्रक्चर्स है। अब मैं बता रही हूँ स्ट्रक्चर्स ड्यू टू पॉलिंग एंड स्लेटर। पॉलिंग एंड स्लेटर ने क्या बोला कि जरूरी नहीं कि कोवलेंट स्ट्रक्चर हो, एट ए टाइम ये भी पॉसिबल है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम ए के पास आ जाए। गॉट इट। अगर दोनों ही हाइड्रोजन एटम ए के पास आ गया तो यू सी हियर, ए के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2। इसका मतलब क्या हुआ, बी के पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है देन देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज ऑन द बी एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द ए। गॉट इट, है ना। इसका मतलब ए के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब आप इसको रिवर्स करके देखिएगा, अगर ए के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना, और बी के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास है। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है, आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं। कैसी संरचनाएं हैं, आयनिक संरचनाएं हैं, जिनको कि किससे प्रपोज किया, ये तो कोवलेंट को प्रपोज किया हिटलर और लंदन ने, है ना, और आयनिक को किसने प्रपोज किया, पॉलिंग एंड स्लेटर। ओके, पॉलिंग को अपने इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आप ये देखिए कि हाइड्रोजन जैसे छोटे से मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू राइट 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हमें 4 अनुनादी संरचनाएं लिखनी पड़ रही है, यानी 2 कोवलेंट और 2 कौन सी, आयनिक। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन जैसी संरचना को समझाने के लिए हमें अनुनाद का सहारा लेना पड़ रहा है। इसका मतलब कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये एक स्ट्रक्चर से अपने आप को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा संरचनाओं का सहारा लेना पड़ता है या एक से ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनानी पड़ती है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट लिमिटेशन, दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, या दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन नेचर ऑफ बॉन्ड in electron deficient compound, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में ये बंधन को नहीं समझाती। जैसे आपको पता है B2S6 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है बॉन्डिंग के लिए उससे कम होते हैं ना। आपको पता है कि इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब मालूम है कि जिसमें 3 एटम इन्वॉल्व हो लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो, 2, है ना। तो इसमें भी बॉन्डिंग नहीं समझा पाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी बेसिक चीज क्या है, वो ये कहती है कि मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, राइट, है ना, कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप होकर के क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, राइट। देन द नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन इंटरमेटालिक कंपाउंड्स, जो अंतराधातु यौगिक होते हैं उसमें ये बंधन को नहीं समझा पाती। तो मैं समझती हूँ बच्चों आपको लिमिटेशंस अच्छे में समझ में आई होगी। जनरली एग्जाम्स में क्या होता है कि आपसे पूछ लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कोई भी 4 लिमिटेशन बताओ, तो आप आराम से बता सकते हो। फिर से रिमाइंड करिएगा, नंबर 1, दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यह हमें सहसंयोजक बंध का बनना नहीं समझाती। क्यों, क्योंकि जब भी सहसंयोजक बंध बनता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, राइट, जबकि इस सिद्धांत के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए, राइट। नंबर 2 पॉइंट, दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये सिद्धांत उन अणुओं का बनना नहीं समझाती जिसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आयन, NO एक्सेट्रा। क्यों, क्योंकि जब भी विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा तो किस तरह से पेयरिंग होगी और किस तरह से बॉन्ड बनेगा ये नहीं बता पाएगी। 3rd पॉइंट, दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आपको पता है ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई। तो ऑक्सीजन अणु को क्या होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय होना चाहिए,
डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है। ये हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं समझ पाते, आगे जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझाएगी। एंड द फोर्थ लिमिटेशन, दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये सिद्धांत हमें नाइट्रोजन अणु के अतिस्थायित्व को नहीं समझाता। आगे जाके एमओटी हमें बताएगी कि ये किस तरह से ज्यादा स्थायी है, राइट। देन द फिफ्थ पॉइंट, दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ये सिद्धांत हमें ये नहीं समझा सकता कि किसी सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण की प्रतिशतता कितनी है। देन द नेक्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरी इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। ये किसी एक संरचना से पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसको हमेशा